31 जनवरी को आया बड़ा फैसला, प्री मेच्योर रिटायरीज भी ओआरओपी में हुए शामिल। भारत सरकार ने जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन लागू किया। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने 1973 में वन रैंक वन पेंशन को खत्म किया। तब से लेकर अब तक भूतपूर्व सैनिकों की मांग थी कि उनके लिए ओआरओपी लाई जाए और आखिरकार 7 नवंबर 15 को लेटर जारी करके मौजूदा सरकार ने 1 जुलाई 14 से ओआरओपी लागू कर दिया। लेकिन 7 नवंबर 15 के लेटर के पैरा 4 में लिखा कि प्री मेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी नहीं मिलेगी। तो यह हो गया संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 19 के अनुसार भेदभाव, यानी सैनिकों में ही अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई। इसको लेकर माननीय आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में एक पिटीशन डाली गई, जिसमें 114 पेटिशनर्स थे। इन सभी पेटिशनर्स ने मिलकर OA 313/2022 विथ MA 415/2022 एंड MA 416/2022 ये याचिकाएं AFT प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में डाली और इसके ऊपर लगातार सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के बाद में जो फैसला आया है वो फैसला पूर्व सैनिकों के पक्ष में आया है, यानी प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी मिलेगी। और ये जो AFT दिल्ली का फैसला आया है, ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज जो कि 1 जुलाई 14 के बाद में रिटायर आए हैं उनके लिए लागू है। अब किसी भी पूर्व सैनिक को अलग से किसी भी AFT में याचिका डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 नवंबर 15 के लेटर में जहां पे ये लिखा हुआ था कि प्रीमेच्योर रिटायरीज ओआरओपी के दायरे से बाहर है, उस पैराग्राफ को ही हटा दिया गया है। अब दोस्तों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से दमखम लगाएगी, हो सकता है हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये फैसला ही इतना मजबूत आया है, इसमें ऐसे पक्ष रखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की कही गई बातों को ही इसमें लिखा गया। तो वहां पे सरकार को हार खानी पड़ेगी और ओआरओपी वालों को 1 जुलाई 14 से ही ओआरओपी के तहत पेंशन भी देनी पड़ेगी और जितना एरियर बनता है वो एरियर भी देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको लिस्ट बताऊं तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। 114 एप्लीकेंट है इंडियन नेवी के, और इन्होंने हिम्मत की कि ये पहले हाई कोर्ट में गए, वहाँ से बोला कि आप AFT में जाओ, तो AFT में गए और AFT में इनकी याचिका लिस्ट हुई, सुनवाई हुई और फैक्ट और फाइंडिंग के आधार पर 7 नवंबर 15 के लेटर के पैरा नंबर 4 को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका मतलब प्रीमेच्योर रिटायरीज भी अब ओआरओपी में शामिल हो गए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले लिस्ट बता देता हूँ। यह है दोस्तों लिस्ट, जिसमें आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेके और 114 लास्ट में कमांडर परशुराम रामकिशन प्रसाद, जो कि 30 अप्रैल 2016 को रिटायर हुए। दोस्तों, इस लिस्ट में 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जो 1 जुलाई 14 से पहले रिटायर आए, जो 1 जुलाई 14 से लेके 7 नवंबर 15 तक रिटायर आए, और इसके बाद 7 नवंबर 15 के बाद में जो रिटायर आए, क्योंकि तीनों के लिए ही कहीं ना कहीं अलग अलग क्लोज लगे हुए थे। ये जो लिस्ट है ये प्योरली लिस्ट है, जो 114 कमांडर्स है इसमें जो नेवी के हैं, ये 7 नवंबर 2015 के बाद रिटायर आए। लेकिन ओवरऑल इसमें प्रीमेच्योर रिटायरीज की 3 कैटेगरीज बन गई थी, जिसका मैंने आपको पहले बताया। अब इन सब ने मिलके ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से, AFT के आदेश से कि पेंशनर्स के बीच में अलग अलग कैटेगरी ना बनाई जाए, पेंशनर्स के बीच में भेदभाव ना किया जाए। प्री मेच्योर रिटायरमेंट इतना आसानी से नहीं मिलता है सेना से, वो भी रूल्स एंड पॉलिसी के अनुसार प्री मेच्योर रिटायरमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, दिया जाता है। जबकि रिजाइन अलग चीज़ है, लेटर लिखा, कल से ड्यूटी पे आने की आवश्यकता नहीं है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट में एक थोरो प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, रिकमेंड होती है, रिकॉर्ड ऑफिस को जाती है और फाइनली एक लेटर निकलता है रिटायरमेंट का। उसमें तारीख दी जाती है 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल के बाद की।
उस दिन वो सैनिक प्रीमेच्योर रिटायर होता है। इसका मतलब प्रोसेस सबका सेम है, रिटायरमेंट का प्रोसेस सबका सेम है, फिर भी प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया। दोस्तों लगभग 87 पेज का ये जजमेंट है। यदि इसको हम पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ने जाएं, समझने जाएं तो घंटा लग सकता है। इसमें बहुत सारे जिक्र किए गए हैं। कोश्यारी कमेटी का जिक्र किया गया है, वन मैन जुडिशियल कमेटी का जिक्र किया गया है। 1973 में जब ओआरओपी खत्म हुआ तब से लेकर 2014 तक क्या क्या हुआ उसके बारे में जिक्र किया गया है। और जिन्होंने ही इस केस को रखा और जिन्होंने केस को सुना और ये जजमेंट दिया, उनका जजमेंट और जो याचिका है काबिल तारीफ है। ऐसे ऐसे फैक्ट इसमें डाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं सोचेगा और तुरंत फैसला जवानों के हक में देगा, यदि केंद्र सरकार वहां जाके अपील करती है तो दोस्तों मैं आपको सीधा जो मेन जजमेंट है उसके ऊपर लेकर चलता हूं। एफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने क्या कहा है। इसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने भी जो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में उसका भी जिक्र है और बहुत सारी ऐसे बातें लिखी हुई है जिससे यदि एक सैनिक और पूर्व सैनिक इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज सैनिक है एक दिन जाके वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके पूर्व सैनिक बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे रास्ता पहले ही खोल दिया गया है, उनको ओआरओपी मिलेगी। तो सुनवाई के दौरान पेटिशनर और रेस्पोंडेंट के एडवोकेट्स को सुनने के बाद में जो एफटी न्यू दिल्ली ने एनालाइज किया, इसमें लिखा हुआ है हैविंग हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज इट इज क्लियर दैट द रिलीफ sought herein pertains to the validity of the policy and communication dated 7 November 2015 and para 4 thereof by which premature retirees who opted for the same on or after 1st July 2014 have been excluded from the benefit of OROP। यानी पूरे मामले में मुद्दा यह है कि 1 जुलाई 14 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको OROP नहीं देना, ऐसा 7 नवंबर 15 के लेटर में लिखा हुआ है। We have heard submissions of land council on behalf of both the parties and carefully pursued the material placed before us, and thereafter we frame the following issues for our adjudication। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे एफटी ने नोट किया, एज टू वेदर the aforesaid policy and the exclusion contained in para 4 of the policy letter dated 7 November 2015 is tenable in law। कि क्या 7 नवंबर 15 के लेटर के पैरा नंबर 4 पे जो बात प्रीमेच्योर रिटायर्स के लिए लिखी गई है वो कानूनी तौर पे सही है। दूसरा, वेदर बाय द सेड पॉलिसी इन द मैटर ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ OROP टू सर्विस पर्सनल हु हैव प्रोसीडेड ऑन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट a differentiation has been created within a homogeneous class, thereby violating the mandate of Article 14, the equality clause incorporated in the Constitution। यानी आर्टिकल 14 में लिखा है कि यदि किसी एक सेम कैटेगरी क्लास में अलग अलग सब क्लास बना दी जाती है तो क्या ये संविधान की धारा या आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो नोट किया वो है वेदर द प्रीमेच्योर रिटायरीज who opt for discharge on or after 1st July 2014 are also entitled to the benefit of OROP as claimed for in the applications। कि क्या 1 जुलाई 14 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको भी OROP लागू है, जैसा कि पेटिशनर्स ने अपनी एप्लीकेशन में क्लेम किया है। और पॉइंट 4 है एनी अदर रिलीफ और डायरेक्शन इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी और भी कुछ निकल के आता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे सुनवाई होगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने 4 जो मेन क्लोज रखे हैं जिसके ऊपर एफटी न्यू दिल्ली ने फैसला सुनने और देने के लिए एग्री किया। अब हम चलते हैं इसके फैसले के ऊपर। देखिए क्या लिखा है, इवन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इट इज टेकन नोट ऑफ दैट देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन द अफोरसेड कैटेगरीज but the personnel who opted for PM are forming a homogeneous class, and once it is found that every person in the Army, Navy and Air Force who seeks premature retirement forms a homogeneous category in the matter of granting benefit of OROP, for such personnel no policy can be formulated which creates differentiation in the homogeneous class based on the date and time
ऑफ देयर सीकिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। बड़ी अच्छी बात कही है एफटी ने कि भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, जल सेना में जितने भी जवान हैं, जेसीओ अधिकारी हैं, वो एक ही क्लास के हैं, वो सब सैनिक हैं। और उन सैनिकों के बीच में ही इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज बना के कुछ को ओआरओपी देना और कुछ को ओआरओपी से बाहर रखना, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन है। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और यहाँ पे आप डेट और टाइम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी नहीं बना सकते कि 1 जुलाई 14 से पहले आया तो उसको ओआरओपी मिलेगी और 1 जुलाई 14 के बाद में जो पीएमआर आया है उसको ओआरओपी नहीं मिलेगी। द पॉलिसी इन क्वेश्चन इम्पंज बिफोर अस in fact bifurcates the PMR personnel into 3 categories which pre 1st July 2014 personnel, those personnel who took PMR between 1st July 2014 and 6th November 2015 and personnel who took premature retirement on or after 7 November 2015। यानी जो पॉलिसी है उसके अनुसार 3 अलग अलग कैटेगरीज पीएमआर रिटायरीज की बन चुकी है। 1 जुलाई से पहले जो आए, 1 जुलाई 14 से 6 नवंबर 15 तक जो आए हैं और 7 नवंबर 15 के बाद में जो आए, merely based on the dates as indicated herein above, differentiating in the same category of PMR personnel without any just cause or reason and without establishing any nexus as to for what purpose it had been done। यानी एक ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की कैटेगरी को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है और ये भी पता नहीं चल रहा है कि इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था। वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट दिस अमाउंट्स टू वायलेटिंग द राइट्स अवेलेबल टू द पीएमआर पर्सनल अंडर आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ laid down by the Supreme Court in the matter of fixing the cutoff dates and creating differentiation in the homogeneous class in terms of the judgment of D.S. Nakara and the law consistently laid down thereafter, and therefore we hold that the provisions contained in para 4 of the policy letter dated 7 November 2015 is discriminatory in nature, violates Article 14 of the Constitution, and therefore is unsustainable in law and cannot be implemented, and we strike it down and direct that the in the matter of grant of OROP benefit to PMR personnel, they be treated uniformly and the benefit of scheme of OROP be granted to them without any discrimination in the matter of extending the benefit to certain persons only and excluding others like the applicants on the basis of fixing cutoff dates as indicated in this order. The OAs are allowed and disposed of without any order as to cost। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है दोस्तों कि यहां पे 3 अलग अलग जो कैटेगरी बना दी गई, इस कैटेगरी के बनने के बाद में पेटिशनर्स ने मिलकर याचिका डाली। तो एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का कहना है कि हमें इस आदेश को सुनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए ओआरओपी में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन किया है। कुछ प्रीमेच्योर रिटायरीज को जो 1 जुलाई 14 से पहले आए हैं उनको ओआरओपी दे देना और 1 जुलाई 14 के बाद में जो आए हैं उनको ओआरओपी से बाहर कर देना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है डीएस नकारा करके। उस आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसका भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डेट के आधार पर कि इस डेट से पहले आए तो उनको ये मिलेगा, इस डेट के बाद में आए तो उनको ये मिलेगा, उसके अनुसार आप डिफरेंशिएशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपने क्लियर भेदभाव किया है कि जुलाई 14 से जो पहले आए हैं उनको प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी मिलेगा और बाद में जो आए उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वायलेट्स है आर्टिकल 14 का, और जो आदेश 7 नवंबर 15 के लेटर के पैरा नंबर 4 से सुनाया गया है कि ओआरओपी से प्रीमेच्योर रिटायरीज बाहर हैं, वो क्लोज और पैराग्राफ अनसस्टेनेबल इन लॉ यानी कानूनी तौर पे ठीक नहीं है और कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और एफटी ने कहा है कि वी स्ट्राइक इट डाउन और हम इसको हटाते हैं। और साथ ही साथ ये आदेश देते हैं कि इन द मैटर ऑफ ग्रांट ऑफ ओआरओपी बेनिफिट टू पीएमआर पर्सनल,
प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी देने के मामले में उनको भी बाकी सब के बराबर ही समझा जाए और वन रैंक वन पेंशन का फायदा उनको दिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। बिना किसी भेदभाव के प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी में शामिल किया जाए और उनको फायदा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, सवाल उठता है कि ये ओआरओपी का फायदा प्रीमेच्योर रिटायरीज को कब से मिलेगा। देखिए 1 जुलाई 14 से पहले जो रिटायरमेंट आए उनको तो मिल रहा है। अब बात रही 1 जुलाई 14 के बाद वालों को, तो यहाँ पे 7 नवंबर 15 का मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ, जिस लेटर में पैरा नंबर 4 में क्या कहा गया। यह है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का 7 नवंबर 2015 का लेटर, और इसके पैरा 4 में कहा गया है पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज henceforth on their own request under Rule 13311B, 13314 और Rule 16B of the Army Rule 1954 or equivalent Navy or Air Force rule will not be entitled to the benefits of OROP. It will be effective prospectively. ये आदेश जारी होने के बाद ये क्लियर हो गया था कि 7 नवंबर 15 के बाद में जो पीएमआर आएंगे उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई 19 से जो ओआरओपी 2 का आदेश आया, उस आदेश में यह लिख दिया गया कि 1 जुलाई 14 के बाद में जो पीएमआर आए हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। तो सरकार ने अपनी कही हुई बात को ही पलट दिया। फिर 2016 में एक अमेंडमेंट निकला जिसमें यहाँ पे 3 आर्मी रूल दिए हुए। उस अमेंडमेंट से 13(3)(1)(4) को हटा के इसकी जगह 2 और आर्मी रूल इंसर्ट कर दिए गए। कुल मिलाकर 4 आर्मी रूल बना दिए गए। अब दोस्तों, जो 31 जनवरी 25 को एफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का फैसला आया है, उस फैसले के अनुसार ये जो 4 नंबर पैराग्राफ है इसको ही हटाने का आदेश दे दिया है। अब ओआरओपी 1 में पैरा 4 को हटा दिया, तो ये पैरा ओआरओपी 2 के आदेश में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ओआरओपी 3 के आदेश में भी इस पैरा को हटा दिया गया है। यानी ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का पॉलिसी लेटर 7 नवंबर 15 के पॉलिसी लेटर के आधार पर ही जारी किया गया था। तो दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 31 जनवरी 25 को एएफटी दिल्ली ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सरकार को अब अपने ही गिरेबानों में झांकना पड़ेगा और 1 जुलाई 2014 से जिन जिन प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है या जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उन सबको 1 जुलाई 14 से ही ओआरओपी देनी पड़ेगी। 1 जुलाई 14 से 1 जुलाई 19 तक जो एरियर बनेगा वो देना पड़ेगा। फिर ओआरओपी 2 इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और 1 जुलाई 24 तक जितना एरियर बनेगा वो देना पड़ेगा। 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 3 की टेबल के अनुसार पेंशन का फिक्सेशन करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरीज की जो पेंशन है वो लगभग ओआरओपी की टेबल के अनुसार ही है। थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा आज के टाइम मिलेगा, लेकिन आगे जाके प्रीमेच्योर रिटायरीज बाकी रिटायरीज से पीछे नहीं रहेंगे, वो भी साथ में ही अपनी पेंशन का रिवीजन का फ़ायदा लेता रहेंगे। तो इस प्रकार साथियों, एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली जिनके जो चेयरपर्सन है जस्टिस मेनन साहब, जो कि एएफटी के मुखिया है, उन्होंने खुद ये फैसला सुनाया है। और ये बात मायने रखती है कि बाकी एएफटी में कोई मामले होते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करके प्रिंसिपल बेंच में भेजे जाते हैं जहाँ पे जस्टिस मेनन साहब सुनते हैं। लेकिन इस बार जस्टिस मेनन साहब खुद जेसीयू जवानों के साथ आए, उन्होंने उनके हक में फैसला सुनाया और ये फैसला अब कहीं पे भी चैलेंज होने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें इतने फैक्ट डाल दिए गए हैं कि जो भी इसको सुनेगा या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय अपील करेगा तो उनकी अपील खारिज हो जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज है, आपको यदि सही में ही एएफटी दिल्ली के फैसले से खुशी हुई है, आपको आपका न्याय मिला है, आपको आपका हक मिला है, क्योंकि आपको अब एएफटी में याचिका डालने की आवश्यकता नहीं है, पूरे पैराग्राफ को ही डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए ओआरओपी लागू हो चुकी है। तो आप एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के जो चेयरपर्सन साहब है, जज साहब है, उनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें।